Hello everyone, welcome back to another session, and in this video we are going to begin from the question number 16 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं भी की है तब भी यहाँ से समझ में आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज़ आप जो है देख लीजिएगा ध्यान से उसको। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 था आपका 2020 में जो आपका एएमयू लॉ में क्वेश्चन पेपर आया था, ये उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट में जनाब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आप इसको एनालॉजी का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो आपका रीजनिंग में आता है। उसमें भी ऐसा ही होता है कि ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसका रिलेशन इससे दिया है। सिमिलरली हमें देखना होता है कि ये जो वर्ड है इसका रिलेशन किससे दिया होता है। कभी कभी यहाँ पर वर्ड दे देते हैं, इसका रिलेशन इससे पूछते हैं, कभी ये वाला वर्ड देते हैं उसका जो है हमें फर्स्ट वाले से रिलेशन बताना होता है। वही चीज़ यहाँ पर बोली है इन्होंने इंग्लिश में। दोनों ही आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जो रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो भी वोकैबुलरी से ही रिलेटेड होते हैं, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। खैर इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक को इन लोगों ने राइटर लिख कर दिया है, सो ये सेम यहाँ पर है, उसको रीडर से रिलेट करना है। प्रोलिफिक का मीनिंग क्या होता है जनाब? अगर हम प्रोलिफिक के मीनिंग की बात करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोलिफिक मीन्स होता है आपका किसी भी एक हम राइटर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज्ड अबाउट राइटर, यूज्ड अबाउट राइटर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वर्क। जो राइटर होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा लिखने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं, उसके लिए ही हम ये टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोलिफिक राइटर, यानी कि अ लॉट ऑफ वर्क, प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वर्क। जो बहुत ज़्यादा, आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा लिखता है राइटर उसको ही बोलते हैं प्रोलिफिक राइटर। हाईली प्रोडक्टिव भी बोल सकते हो इसको याद करने के लिए, आप बोल सकते हैं ना हाईली प्रोडक्टिव। इसका जो मीनिंग है वो ये हो जाएगा, प्रोलिफिक मीन्स यूज्ड अबाउट राइटर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वर्क, जो बहुत ज़्यादा लिखता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो अनदर लैंग्वेज में हाईली प्रोडक्टिव। ऐसे ही हमसे पूछा है रीडर के लिए। अगर हम रीडर की बात करें तो एक वर्ड होता है आपके पास में जिसको बोलते हैं वोरेशियस। ओके, जिसको हम बोलते हैं वोरेशियस, ये है वोरेशियस। आपके क्वेश्चन में भी दिया है वोरेशियस। जनाब इसके दो मतलब होते हैं वोरेशियस की, इसके मीनिंग होते हैं आपके दो। एक तो हम रीडर के केस में यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वेरी ईगर टू समथिंग, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक है या जानने के लिए चीज़ों को, उसी को हम वोरेशियस बोलते हैं, टू समथिंग। यहाँ पर ये फर्स्ट मीनिंग। सेकंड वाला जो इसका मीनिंग होता है वो होता है खाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग ना, जिनको हम बोलते हैं पेटू हैं थोड़ा सा या भुक्कड़ है, उसको भी हम वोरेशियस बोलते हैं। जो सेकंड मीनिंग होता है इसका वो होता है ईटिंग टू मच फूड, ईटिंग टू मच फूड, जो बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं उसको भी हम वोरेशियस बोलते हैं, वोरेशियस ईटर। एंड हम जो रीडर है हमारा उसको भी हम वोरेशियस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास में। इसका जो आंसर है वो आपके पास में यही आ जाएगा, यानी कि आपका वोरेशियस। ठीक है, अगर ये हमारा प्रोलिफिक इससे रिलेटेड है राइटर से, तो वोरेशियस हो जाएगा हमारा रीडर से। आप लोगों का काम ये है कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा अपने साथ में और इसको नोट डाउन करते रहिएगा जो भी मैं यहाँ पर डेफिनेशंस करा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो हम इसको रफ कर लेते हैं, एंड उसके बाद में जो आंसर तो हो गया हमारे पास में वोरेशियस। वोकल आप लोग जानते हैं वोकल क्या होता है? देखिए वोकल जो है वॉइस से रिलेटेड होता है, वोकल इज़ रिलेटेड टू वॉइस। इसको तो समझाने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, इसको वोकल इज़ रिलेटेड टू वॉइस। वैसिफोरस देख लेते हैं हम, वैसिफोरस का मीनिंग क्या होता है? वैसिफोरस का मीनिंग होता है जनाब आपका एक्सप्रेसिंग ओपिनियन लाउडली एंड रिपीटेडली। जो कहीं पर भी भीड़ में आपने देखा होगा ना, कोई इंसान खड़ा हुआ और शोर मचाने के बाद में, यानी कि बहुत शोर से अपना ये जो है ना लाउडली और रिपीटेडली बार बार बोलते बोलते वो अपने थॉट्स को अपना कन्वे कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं वैसिफेरस। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में हो जाएगा वैसिफेरस मीन्स एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, जो भी आपके ओपिनियंस हैं या कोई आपकी स्पीच है
एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली एंड रिपीटेडली, बार बार उसी चीज़ को दोहराना रिपीटेडली। सो ये हो जाएगा आपके पास में वेसिफेरस। टेरिफिक, टेरिफिक जानते हैं क्या होता है? टेरिफिक का मीनिंग होता है आपके पास में कोई भी बहुत अच्छी चीज़ जो है, बहुत ही ज़्यादा गुड, वेरी गुड बोलिए इसको, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सट्रीमली गुड। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली गुड इक्वल टू आपका हो जाएगा टेरिफिक। सो हमने ये भी कर लिया। वोरेशियस, आंसर तो हमारा वोरेशियस हो जाएगा इससे रिलेटेड। एंड वेसिफेरस, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली एंड रिपीटेडली। वोकल, जो चीज़ वोकल इज रिलेटेड टू वॉइस, योर वॉइस, एक वोकल कोड भी होता है हमारा। ऐसे ही आपका टेरिफिक हो जाएगा एक्सट्रीमली गुड। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, बाई टेकिंग वन ऑफ आर टू सेंटर हॉलीडेज यू कैन एज इट वर किल टू वर्ड्स विद वन। ओके, सो यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट दी है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये ना एक ईडियम है। यहाँ पर ईडियम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं एक तीर से दो निशाने चलाना। तो ये वही चीज़ जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने हॉलीडे पर जो है ना, तो इसको मुझे डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ, सो ये हो जाएगा आपके पास में किल टू वर्ड्स विद वन। यहाँ पर एक पूरी फ्रेज होती है, इसको ना एक कॉमन ईडियम है, यहाँ लिख देना चाहिए मुझे, किल टू बर्ड्स विद वन। ये तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया ही है। उसके बाद में 4 ऑप्शन है हमारे पास में, बुलेट आएगा, स्टोन आएगा, शॉट आएगा, या फिर स्टिक आएगा। सो ये ना एक फिक्स, आपको पता होगा इडियम्स हैं या फिर जो है उसकी फ्रेजेस होती हैं, ये हमारे पास में जो है फिक्स होती हैं, है ना। इनका जो है जो मीनिंग होता है एक्चुअल में हमें वो नहीं देखना है, जो गिवन दिया होता है वो वाला हमें मीनिंग इनका देखना होता है। जैसे कि इसके बाद में किल टू वर्ड्स विद वन, आपको पता होगा इसमें स्टोन आता है। हिंदी में तो हम बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने चलाना, ऐसे ही इंग्लिश में हमारे पास में ये है कि किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से जो है, आपको लग रहा होगा हिंदी क्या है इसकी कि हम जो है पक्षियों को मार रहे हैं, किल टू, दो पक्षी मारे हैं एक पत्थर से। सो ऐसा नहीं है, इसका जो मीनिंग आना चाहिए वो आएगा हमारे पास में किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, जो कि हमारे पास ईडियम्स या फिर फ्रेजेज हैं वो फिक्स होती हैं। सो आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, आ जाएगा स्टोन। ठीक है, किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से, या फिर आप बोलिए एक तीर से दो निशाने चलाना। ओके, सो 18 है आपके पास में, द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अकीलीज हील। ओके, अकीलीज हील जानते हैं क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अकीलीज हील्स जो है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास में, ये नाउन होता है, ये होता है आपके पास में नाउन, और इसका मतलब है आपका अ वीक पॉइंट इन समबडी और समथिंग। मतलब होता है ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो या तो किसी चीज़ के लिए, दोनों के लिए ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो है, इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए यहाँ पर, अ वीक पॉइंट, अ वीक पॉइंट इन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के अंदर वीक पॉइंट, या फिर किसी इंसान के अंदर जो वीकनेस होती है ना, हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, वही चीज़ है आपके पास में अकेलीज हील इन समबडी और समथिंग, समबडी और समथिंग, इंसान और थिंग्स दोनों के लिए ही हम यूज़ करते हैं इसको। अ वीक पॉइंट इन समबडी और समथिंग इज कॉल्ड, इसको वीकनेस भी बोल सकते हैं, सिंपल अगर आप बोलें तो इसको वीकनेस, किसी के भी इंसान के अंदर या चीज़ के। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अ वीकनेस। आपके जो एग्ज़ाम में है काफ़ी रोल है इन चीज़ों का, इडियम एंड फ्रेजेस सब चीज़ें जो है ना देख लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। एरर वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है आपका, इट बीइंग अ हॉलिडे एवरी स्टूडेंट वांटेड टू लीव फॉर देयर होम। ठीक है, संडे होने की या फिर छुट्टी होने की वजह से जो है हर स्टूडेंट जो है वो अपने घर जाना चाहता था, यही मीनिंग है इसका हिंदी में। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, डायरेक्टली अगर चाहूँ तो मैं इसको आंसर भी टिक कर सकता हूँ, बट इससे पहले ना, जैसे कि आंसर इसका डी आएगा, अगर आप सब्जेक्ट, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन है। इससे पहले मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है आपको, सो आइए वो चीज़ देखते हैं पहले। एक पेज ले लेते हैं हम वाइट। ओके, सो जनाब यहाँ पर ना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एडजेक्टिव्स हैं ये सारे, ईच, एवरी, और आपके ईदर भी होता है, नीदर भी होता है, एनी है, नाउ, और जो आपका नन है, ये सब के सब प्रोनाउंस भी होते हैं, और आपके
ये एडजेक्टिव भी होते हैं, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, जो चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। ब्रीफ में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से भी, जहाँ से भी आप पढ़ेंगे। सो मैं ब्रीफ में फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, क्योंकि एक क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे एग्जाम में ही। देखिए जनाब, सबसे पहले ना हम ईच को देख लेते हैं। अगर मैं ईच की बात करूँ, सो ईच की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है आपकी, ईच आपका नाउन भी प्रोनाउन भी होता है और आपका एडजेक्टिव भी होता है। सो क्या है ईच? ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है एंड इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आपका ये प्रोनाउन भी होता है ईच। ठीक है कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि अगर हम इसको यूज़ में लेने की कोशिश करें तो एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, ईच बॉय इज डूइंग, क्या बोले, हिज वर्क बोल सकते हैं इसको। ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क। सो यहाँ पर ईच जो है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे इस चीज़ को, तो बॉय क्या है हमारे पास में, बॉय है हमारे पास ये प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन से जो पहले उसको डिफाइन करते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, ये होता है एज एन एडजेक्टिव। सो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पर ईच जो है वो किस चीज़ का वर्क कर रहा है, वो आपका एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। उसी चीज़ को एक अनदर अगर हम सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको मुझे प्रोनाउन बनाना है तो क्या बोल सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, इज डूइंग हिज वर्क। ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ईच, वो किस चीज़ का वर्क कर रहा है, तो जनाब देखिए ये जो है आपको पता होगा, ये है प्रपोजिशन। पेन चेंज, देखिए ये है प्रपोजिशन। ऑफ क्या होता है हमारे पास में, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन जो है वो हमेशा अपना जो है क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। सो यहाँ तो ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास में, प्रोनाउन है। ठीक है, बॉयज क्या है, कॉमन प्रोनाउन है हमारे, कॉमन नाउन है हमारे पास, जो कि प्रोनाउन है यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, नाउन है, इसको हम नाउन बोलेंगे। आपको पता होगा प्रपोजिशन जो है, ये जो प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन हमेशा अपने से पहले अपना जो है वो सब्जेक्ट लेती है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, प्रपोजिशन से पहले क्या है ये, सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जो है डिफाइन नहीं हो पा रही है, मतलब क्या है, ये डायरेक्टली आपका प्रोनाउन हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो है यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो है हमारे पास में प्रोनाउन, और ऊपर जो है वो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। और हमेशा इसके बाद में जो है वो सिंगुलर नाउन ही आता है, यहाँ पर हम बॉयज़ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ईच का मैंने क्या बताया था, ईच जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज़ करते हैं, और एज एन इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो प्रोनाउन भी होती है। तो यहाँ से क्या सीखने को, दोनों चीज़ों के हमने यूज़ भी देख लिए। अब हमारे जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ आपको याद रखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। फिलहाल तो मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। देखिए जनाब, इसका ना मैं यूज़ बताता हूँ, इसको जो है आपका, अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूँ इसको, तो कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। ईच का कभी भी आपको कंसेप्ट आए, सो ईच का जो कंसेप्ट होता है ना, वो है आपका ईच, मेरे को बोल देना चाहिए, अगर इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ईच हमेशा अपने बाद क्या है, अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, हमेशा, ऑलवेज। और उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है ईच, सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज। ये इसका जो है, आप इसको चाहे तो रूल बोलिएगा इसको, या फिर आप इसको कंसेप्ट बोलिए, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। रूल तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, बट कंसेप्ट ही है ये। ईच हमेशा अपने बाद में क्या है, अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, एंड उसके साथ सिंगुलर ही उसकी वर्ब आएगी, प्लस सिंगुलर ही जो है वो आपकी पोजीशन आएगी। सिंगुलर ही क्या आएगा आपका, वो पोजीशन आएगी आपके पास में। ठीक है, इसको आइए प्रूव करते हैं हम लोग, क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ईच, ईच बॉय, या आएगा आपके पास में बॉयज। सिमिलरली यहाँ पर इज या फिर आर, एंड अगर हम पोजीशन की बात करें तो हिज, या फिर हमारे पास में आएगा देयर, एंड वर्क। सो अभी हमने क्या देखा ऊपर, देखिए ये है आपके पास में, अभी हमने क्या देखा कि ईच जो है एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने बाद क्या लेगा, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, एंड सिंगुलर ही हमारे पास में वर्ब आनी चाहिए, एंड
सिंगुलर ही हमारे पास में जो है वो पोजीशन आनी चाहिए। सो ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एज एन एडजेक्टिव है ये, तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन, ये तो प्लूरल हो रहा है तो ये कभी भी जो है ईच के बाद बॉयज़ नहीं आ सकता। इसी चीज़ पर आपका जो है देखिए इसी यही जो है ना आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऐसा कोई नेम का कोई टॉपिक होता नहीं है, अलग से कुछ नहीं होता है। अगर आपने टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने जो है प्रोनाउन और नाउन एंड एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा है, सो इसी चीज़ को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ऐसा इंग्लिश ग्रामर में कोई भी अलग से टॉपिक नहीं होता है। इन चीज़ों को यही तो है ना कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब जो है वो कौन-सी लगा रहे हो, तो उसी चीज़ को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ क्या बोला हमने कि हमेशा जो है ईच के बाद वो सिंगुलर नाउन आएगा और जब सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी और आपको पता होगा इज़ आपकी सिंगुलर होती है एंड आर जो है वो प्लूरल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, तो पोजीशन क्या है? जो आपका अधिकार दिखाता है ना? हिंदी में यही तो बोलते हैं ना हम पोजीशन क्या आपका अधिकार। तो वो भी क्या आएगा? वो भी सिंगुलर आएगा और देयर आपको पता है प्लूरल होता है, हिज क्या होता है? वो सिंगुलर होता है क्योंकि बॉय था। अगर यहाँ पर मैं गर्ल लिख दूँ, ये चीज़ भी है। अगर मैं यहाँ पर ये गर्ल लिख दिया मैंने ईच गर्ल, तो जनाब ये वर्ब तो सेम आएगी बट यहाँ पर जो पोजीशन है ना वो आपकी क्या हो जाएगी? हर एंड देयर, देयर वर्ब। सो ये जो है ना जो पोजीशन है वो जेंडर के अकॉर्डिंग आती है। ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी कहीं से क्योंकि मैं पीवाईक्यूएस करा रहा हूँ तो इतना बताना ठीक है, कोई मसला नहीं है इतना अगर हम बता रहे हैं तो। हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जैसे कि इसके बाद सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आएगी और उसके बाद में हिज आएगा। पोजीशन जो है वो प्लूरल कभी नहीं आएगी और अगर आपके पास में जो है जेंडर जो है वो गर्ल है तो यहाँ पर हर आएगी उसकी पोजीशन और ये देयर भी कट जाएगा। तो एक तो हमारे पास में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक तो जब ईच को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है ये रूल लिख सकते हैं, चाहे आप इसको रूल बोलिएगा या इसको कंसेप्ट बोलिए कि ईच हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर ही आपके पास में पोजीशन आएगी। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा हमेशा इसके अकॉर्डिंग। आइए अगर ये कर लिया है तो दूसरा भी हम लोग देखते हैं, कुछ और देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब हम इसको ईच को हमें अब कैसे यूज़ करना है? एज ए प्रोनाउन हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो अगर हमें एज ए प्रोनाउन यूज़ करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में कंसेप्ट क्या होता है? उसके लिए कंसेप्ट है हमारे पास में कि ईच जो है, क्योंकि आपको प्रोनाउन शो करना है, सो आपको कुछ लोगों में से सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन दिखाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, आपको पता होगा ईच जो है वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हम क्या लगाएँगे यहाँ पर? ऑफ लगाएँ ठीक है? एंड ऑफ के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में? ये सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगा। यहाँ पर भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिंगुलर नाउन आएगा या फिर आपका प्लूरल नाउन आएगा। उसके बाद में जो है आइए पहले इसी को समझ लेते हैं हम। देखिए जनाब, ये है आपके पास में प्रीपोज़िशन और प्रीपोज़िशन जो है वो अपनी बात हमेशा जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट लेती है और हमें यहाँ पर बहुत सारों में से ईच होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक-एक करके दिखा रहा होता है। तो एक-एक कब दिखाएँगे? जब बहुत सारे बंदे होंगे तभी तो आप एक-एक करके दिखाएँगे ना उसमें से। इसलिए ये कभी भी जो है वो ऑफ के बाद में सिंगुलर कभी भी नहीं हो सकता। आपका जो है वो प्लूरल नाउन ही आएगा। सो यहाँ पर ये जो है प्रीपोज़िशन अपना ऑब्जेक्ट ले लेती है और ये बन जाती है हमारी प्रीपोज़िशनल फ्रेज़। अब इसके ईच के अकॉर्डिंग हमारी सारी ही चीज़ें वो चल रही होती हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अपना कंसेप्ट क्या है कि ईच ऑफ द प्लूरल जो भी है उसके बाद में हमारे पास में सिंगुलर वर्ब आती है। ये चीज़ें सेम ही हैं जैसे हमने ऊपर की है। सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर ही आपके पास में वो है पोजीशन आएगी इसकी। ठीक है? सिंगुलर ही आपके पास में वर्ब आएगी एंड सिंगुलर ही वो जो है वो पोजीशन आएगी। तो ईच जो है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये तो हमारे पास में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो गई, सिंगुलर पोजीशन आएगी और सिंगुलर ही जो है वो वर्ब आएगी, दोनों चीज़ें। आप इसको भी एंड ये हमेशा याद रखना जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में आपका प्लूरल नाउन आना चाहिए, ना कि सिंगुलर आना चाहिए। इसको हम जो है ये आपका सेकंड हुआ जो हम ईच एज़ ए प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के लिए ही। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूँ इसको ईच ईच ऑफ द, यहाँ पर बॉय आएगा या फिर बॉयज़ आएगा। ईच ऑफ द बॉय या फिर बॉयज़। उसके बाद यहाँ हमें वर्ब दिखानी है तो इज़ आएगा या फिर आर आएगा। उसके बाद डूइंग, है ना? डूइंग के बाद में क्या हिस आएगा या फिर हमारे पास में देयर आएगा। ये फिक्स है, हमेशा कोई सा भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा,
बस इस पर हमें हमारा कंसेप्ट यही होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं बहुत सारे हमें यहाँ से, जो जिस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि ईच के ऑफ के बाद में हमेशा जो है वो क्या आएगा, प्लूरल, क्योंकि ऐसा ही तो है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है ना, बहुत सारे, ऐसा थोड़ी, देखिए ये जो है अगर आप एक में से वन बाई वन कैसे दिखा देंगे, तो एक का एक ही हुआ, इसलिए बॉयज़ में से बहुत सारे बंदों में से आप वन बाई वन करके दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो ईच ऑफ द बॉयज़ मतलब लड़कों में से एक एक करके जो है, अब क्या है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी तो आर कभी नहीं आ सकता, एंड देयर जो है वो पोजीशन भी नहीं आ सकती यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर वर्क है, ये कंप्लीट आपका सेंटेंस है। मतलब क्या हुआ, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, लड़कों में से जो है ना वो हर एक वन बाई वन करके लड़का जो है वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। सो जनाब इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि ईच जो है वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर ही उसकी पोजीशन आती है। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, इस ईच में हम जो है एज ए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। और जो पहला वाला था वो हमने कैसे यूज़ किया था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज़ किया था। बस ईच के दो ही ये चीज़ें होती हैं, अगर आपने ये कर लिया सो इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। आइए जैसा ये है इसको ही हम एज एन एडजेक्टिव देख लेते हैं, सॉरी एवरी देख लेते हैं इसको, अब जो है हम एवरी देख लेते हैं। ईच हमने देख लिया, इसका यूज़ क्या है। हम बात कर रहे हैं एवरी की, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, एवरी की। सो जनाब एवरी जो है वो मोर देन थ्री के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ईच था टू या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एवरी जो है वो पहली बात तो हम तीन या फिर तीन से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास में तीन या तीन से ज़्यादा, वो तो आप लिख लेना। इसके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जनाब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसकी बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो है एडजेक्टिव होता है ओनली। एवरी और ईच में यही डिफरेंस है कि ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ये जो है वो आपका प्रोनाउन, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है, ये प्रोनाउन कभी नहीं बनता है। तो इसलिए हम इसको प्रोनाउन लिखेंगे एंड इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये प्रोनाउन होता नहीं है। तो इसमें अगर प्रोनाउन नहीं होता है तो आपको पता होगा कि प्रोनाउन वाला कंसेप्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या देखना, अपना एडजेक्टिव वाला ही कंसेप्ट देखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से। तो वो लिख लेते हैं, क्या है, अगर एवरी है, ये अच्छा, ये ईच एंड एवरी दोनों सिंगुलर सिंगुलर ही दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। तो अपने बाद में ये क्या लेगा, नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा, इसके साथ में आपका जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा, प्लस सिंगुलर ही वर्ब आएगी आपका जो क्वेश्चन होगा, प्लस सिंगुलर ही पोजीशन आएगी आपकी, सिंगुलर ही क्या आएगा, वो पोजीशन आएगी आपके पास में। तो ये जनाब आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट बोलिए इसको, फॉर्मूला बोलिए, या जो भी आपका मन करे इसको, आप बस इसको याद रखिएगा। ये आपने लिख लिया तो ये आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, एक कैसा हम बात क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, जैसे कि ये है, हमने क्या बोला, एवरी जो है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है ना, नाउन से पहले, तभी तो ये हम इसको ऐसे एज एन एडजेक्टिव बोल रहे हैं, तो इसको भी कभी भी आप प्रोनाउन नहीं बना सकते, हमेशा एवरी के बाद एक ना एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए और जो पोजीशन है वो भी सिंगुलर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि एवरी बॉय आएगा या फिर यहाँ पर बॉयस आएगा, ठीक है। उसके बाद में एवरी बॉय हैज़ या फिर हैव, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, वर्ब हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लिख देना चाहिए यहाँ पर डन, हिस आएगा यहाँ पर, या देयर आएगा, THEIR, देयर वर्ब। देखिए एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है PYQS कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा। अभी क्या बोला, एज एन एडजेक्टिव दिखा रहा है, तो हमेशा अपने बाद क्या आता है, इसके बाद में हमेशा अपना सिंगुलर नाउन आता है, प्लूरल कभी नहीं आएगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो जो वर्ब आएगी आपको पता होगा, हैव क्या है, वो प्लूरल वर्ब होती है, और ये जो है वो सिंगुलर वर्ब होती है, तो हैव ये भी नहीं आ सकता। एंड आपको ये पता होगा जो पोजीशन है ये प्लूरल पोजीशन है और ये सिंगुलर पोजीशन है, तो ये देयर भी कभी नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एवरी बॉय हैज़ डन हिज वर्क, वन बाई वन करके दिखा रहा है, सबको दिखा देता है यहाँ पर पूरे ग्रुप को, लेकिन एक एक करके। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसी चीज़ पर आपका जो है, जैसे कि कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, मैं टाइम हमारे पास में ज़्यादा हम ज़ाया ना करते हुए, कुछ और भी वर्ड हैं जो ऐसे ही काम करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, बस मैं इतना लिख देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना इसको। ईच है जैसा कि, उसके बाद एवरी है ना, और बाकी ईदर होता है, आपको पता होगा,
ईदर के बाद में हमारे पास नीदर भी होता है, दो में से कोई भी नहीं। एंड एनी होता है, एनी के बाद हमारे पास में एक और भी होता है, नन है। एंड बहुत सारे एजेक्टिव और प्रोनाउन है, ये एजेक्टिव भी होते हैं प्रोनाउन, जैसे कि अभी हमने देखा ये प्रोनाउन भी है एजेक्टिव भी है, बट ये सिर्फ एज एन एजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो आइए इतना चीज़ें हमने देख ली कि ये चीज़ें, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा है। अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आएगा ये क्वेश्चन जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। सो जनाब आप ये देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर बोला है इट बीइंग अ हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे होने की, छुट्टी होने की वजह से एवरी स्टूडेंट, ये तो इन्होंने सही किया है, एवरी के बाद सिंगुलर ही लिया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये यहाँ पर स्टूडेंट्स कर देते तो यहीं पर गलती हो जाती जनाब, फिर हम जो है इसी में मिस्टेक बताते कि बी पार्ट में एरर है, बट यहाँ पर सही है, एवरी के बाद सिंगुलर आएगा। वांटेड जाना चाहता था, टू लीव यानी कि जाना चाहता था। फोर कहाँ पर, अच्छा देयर, देखिए यहाँ पर ये आपको नजर आ गया होगा कि ये देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में हिज, क्योंकि पोजीशन जो है वो हमें क्या दिखानी है, सिंगुलर, ना कि हमें प्लूरल। और देयर आपको पता होगा ये जो है वो प्लूरल पोजीशन है। अब यहाँ हिस भी ठीक है और यहाँ पर हर भी ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है, कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता ना लड़की है या वो लड़का है, तो यहाँ पर हिस भी ठीक होता है और हर भी ठीक होता है। ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हिस को दी जाती है हमारी, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास में हर को दी जाती है, ये भी नहीं तो हमारे पास में इट को भी प्रायोरिटी दी जाती है, तीनों ही यहाँ पर ठीक हो जाएंगे यहाँ। तो हमारा आंसर डायरेक्टली हमसे तो ये पूछा है, हमें समझ ही गए कि ईच जो है वो सिंगुलर अपनी पोजीशन लेता है, तो ऑप्शन क्या, यानी कि डी आ जाएगा, डी पार्ट में आपका एरर था, यहाँ पर हिस या फिर हर आना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। इसी के जैसा ही आपके पास में एक क्वेश्चन और है, तो पहले ना उसको भी हम टैकल कर लेते हैं, बाद में ये फ्लो चल रहा है इस टाइम, तो हम उसको भी टैकल कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने और देखा था आपके एग्जाम में, ये है फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। ये कह रहे हैं कि पार्ट ऐसा सेंटेंस में जो है जिसमें एरर है। चलिए देखते हैं क्या है। शी काउंटेड द, ठीक है, उसने जो है ना, लड़की है कोई, उसने बुक्स को काउंट किया, टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम वर मिस्ड। देखिए जैसा मैंने बताया आपके पास में कि ईच एंड एवरी वगैरह ये जो होते हैं ये हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं एंड सिंगुलर ही पोजीशन लेते हैं, ऐसा ही नन का केस होता है, तो नन का केस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं कि नन जो है आपको नज़र आ ही गया होगा कि नन ऑफ देम, उसमें से जो है ना लड़की ने बुक्स जो है वो काउंट की टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि नन ऑफ देम, बुक्स की बात हो रही है, बुक ये जो देम है वो किसके लिए है, बुक्स के लिए है, कि उनमें से कोई भी नहीं क्या थी। अब यहाँ इन्होंने ना आपको पहले ही देखते ही बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया होगा, लेकिन हर चीज़ का आपको पता है कंसेप्ट होता है ना, हर चीज़ का जो है वो क्या होता है, आपका कंसेप्ट होता है। यहाँ पर सबको पता चल गया होगा कि ये जो है वो वॉज आएगा, ना कि यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, वॉज मिस्ड। जब बहुत सारी बुक्स थी उसने काउंट किया और सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ इसमें से कोई भी वो मिस नहीं है, जब एक भी मिस नहीं है तो आपने उसको प्लूरल कैसे बना दिया। तो ये तो जाहिर सी बात है, जनरल एक कॉमन सेंस की बात है कि हाँ कुछ भी नहीं है तो सिंगुलर, हम कुछ भी नहीं होता है तो सिंगुलर ही हम यूज़ करते हैं। वॉज मिस्ड आएगा, या फिर वॉज मिसिंग भी लिख सकते हैं कि नन ऑफ देम वॉज मिसिंग, कोई भी उसमें से वो मिस नहीं थी या मिसिंग नहीं थी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास में ये भी सेम ही हो जाएगा, ये भी सब्जेक्ट वर्ब, इन्हीं चीज़ों को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई सा टॉपिक नहीं होता, टेंस पढ़िए अच्छे से, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़िएगा, एडजेक्टिव है उसको कंप्लीट कीजिएगा और आपका प्रोनाउन कीजिएगा। ये अगर आपने 3 से 4 टॉपिक कर दिए तो आपका ऑटोमेटिकली यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन आते भी नहीं है एग्जाम में। तो यहाँ पर वोज आ जाएगा, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, पीछे देखते हैं हम कहाँ तक कर लिया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन प्रेयर फॉर हेल्प, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिया है डायरेक्टली, प्रेयर फॉर हेल्प बोल रहे हैं ये लोग, है ना, मदद मांगी जा रही है प्रेयर करके। सो लोकेशन तो कभी नहीं आ सकता। मैलिग्नेंट, लिंगुआ फ्रांसा, इन्वोकेशन, आइए इसको देखते हैं हम लोग इन सारी ही चीज़ों को। लिंगुआ फ्रांसा होता क्या है जनाब, अगर हम लिंगुआ फ्रांसा की बात करें, सो ये आपकी मैं बोल सकता हूँ इसको ब्रिज लैंग्वेज होती है, ये ब्रिज लैंग्वेज। समझ में आया ब्रिज लैंग्वेज किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है जो जैसे कि हम हैं इंडिया से हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं अगर मैं किसी जर्मनी से अगर किसी इंसान को पकड़ूँ तो वो क्या है, वो जर्मन है उसकी लैंग्वेज, लेकिन
वो हिंदी नहीं जानता है, हम जर्मन नहीं जानते हैं, तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी ना, ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। उसी चीज़ को हम लिंगुआ फ्रांसा बोलते हैं, यानी कि एक ब्रिज लैंग्वेज। तो इसको हम ईज़ी लैंग्वेज में क्या बोलें कि ब्रिज लैंग्वेज है लिंगुआ फ्रांसा, ब्रिज। कोई अगर दुबई से हैं तो वो अरेबिक बोल रहे हैं, सऊदी से हैं तो, है ना, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारे बीच में मीडियम के लिए क्या, कम्युनिकेशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक लैंग्वेज की, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज लैंग्वेज, एंड उसको ही हम लिंगुआ फ्रांसा बोलते हैं, ब्रिज लैंग्वेज। ओके। मैलिग्नेंट, जनाब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो आपका वर्ड है मैलिग्नेंट, सो आपके 2003 का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें भी ये वर्ड आया है। तो इसलिए PYQS को बहुत अच्छे से कीजिएगा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, प्रेयर फॉर हेल्प जो है वो इन्वोकेशन होता है, इन्वोक करना। यहीं से आपकी एक वर्ब होती है इन्वोक, उसका भी सेम ही मतलब होता है प्रेयर फॉर हेल्प, ठीक है ना? तो ये आंसर हो जाएगा, प्रेयर फॉर हेल्प मतलब इन्वोकेशन। मैलिग्नेंट को समझते हैं हम लोग। मैलिग्नेंट को समझने से पहले बहुत सारे वर्ड हैं जो कि सिनोनिम्स हैं आपस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूँ आपको। जैसे कि पहला तो आपके पास में मैलिग्नेंट ही हुआ, ये मैलिग्नेंट 2003 में भी है ये। मैलिग्नेंट के सिमिलर ही होता है वरुलेंट, मैलिग्नेंट, वरुलेंट, एंड एक होता है कंटेजियस, कंटेजियस, एंड आपका क्रोनिक भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल हम जो है यही लिखते हैं, क्रोनिक भी हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी ये चारों वर्ड्स हैं, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड अबाउट डिजीजेस, यानी कि बीमारियों के केस में हम यूज़ करते हैं, डिजीज़ के केस में, ठीक है? अब कौन सी है? डिजीज़ के केस में तो हम यूज़ कर रहे हैं जो कि डेंजरस हैं। तो इसको याद करने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, यानी कि मैलिग्नेंट का मीनिंग भी डेंजरस हो जाएगा, यहाँ मेरे को बोल देना चाहिए डेंजरस, डेंजरस, ठीक है? मैलिग्नेंट भी डेंजरस हो जाएगा आपका, वरुलेंट भी डेंजरस, कंटेजियस भी डेंजरस, एंड क्रोनिक भी डेंजरस। क्रोनिक आपको पता होगा बहुत लंबे समय से जो है ना वो चल रही है। कंटेजियस जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से बीमारी फैलती है, उसको हम कंटेजियस बोलते हैं। वरुलेंट भी जो है आपका डेंजरस होती है, किसी ट्यूमर से रिलेटेड है। मैलिग्नेंट भी ऐसा ही है जिसका बहुत, जैसे कि कुछ ट्यूमर है आपकी, या कुछ भी आपका कैंसर, कैंसरस भी बोलते हैं इसके जो सिनोनिम्स होते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिज़ीज़ हैं, स्पेशली हम डिज़ीज़ के वेरियस डिजीज़ेज़ होती हैं, उनके केस में हम यूज़ करते हैं, इन सबका मीनिंग सेम होता है। मैलिग्नेंट, वरुलेंट, कंटेजियस एंड क्रोनिक, मतलब ये हार्मफुल हैं और ये डेंजरस हैं। अगर ये हैं तो इसका हम एंटोनिम भी कर लेते हैं, और ये भी हम क्या है, उम, ये भी हम जो है डिज़ीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। बिनाइन मीनिंग क्या है? सिंपल अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम नॉट डेंजरस। द थिंग विच इज़ नॉट डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड फॉर यू इज़ कॉल्ड बिनाइन, नॉट डेंजरस। जैसे कि क्या है, कोल्ड है, किसी को फ़ीवर है, सो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको मौत की तरफ ले जाएँगी, लेकिन ये सारी जो ऊपर वाली बीमारीज़ हैं, ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा आपकी हालत को ख़राब भी कर देंगी, और हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए, डेथ भी हो जाए उस चीज़ में। सो बिनाइन क्या हो जाएगा? नॉट डेंजरस। है ये भी डिज़ीज़ के लिए, सो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली यहाँ से, आंसर आपको पता होगा इन्वोकेशन, बाकी इन सबको भी आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए ही है ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास में, सिनोनिम मोडेस्ट। मोडेस्ट तो सब लोग जानते ही होंगे, मोडेस्ट इन्होंने बहुत अच्छा भी लिखा है यहाँ पर मीनिंग। मोडेस्ट मीनिंग होता है आपका हम्बल, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो हम्बल है, दैट इज़ कॉल्ड मोडेस्ट। सफिशिएंट तो जो चीज़ इनफ है, ये तो सबको ही पता है, इनफ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीगर देखते हैं, मीगर क्या होता है, और हमारे पास में सोबर। सोबर जानते हैं, सोबर होता है नॉट ड्रंक, मतलब जो इंसान पिया हुआ नहीं है, नॉट ड्रंक। अगर मैं इसको सेंटेंस में बात करूँ तो आर यू सोबर? पुलिस वाले पूछते हैं ना, कहीं पर आप बाइक राइड कर रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं, सो वो पूछते हैं ना, आर यू सोबर? मतलब क्या तुमने पी रखी है? आर यू सोबर? है ना? तो आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट सोबर। ऐसे ही मीगर है, मीगर का मीनिंग क्या होता है? सोबर तो हो जाएगा नॉट ड्रंक, एंड अगर हम मीगर की बात करें जनाब, सो मीगर होता है आपका, मुझे बोलना चाहिए इसको, यानी कि सैलरी वगैरह से रिलेटेड, जिसकी वजह से मान सकते हो वेरी स्मॉल, मतलब इन अमाउंट में, बस कैसे जैसे तैसे करके आप क्या कर रहे हो, गुजारा कर रहे हो, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, या फिर नॉट इनफ, और नॉट इनफ, है ना? बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर है, बस जैसे-तैसे करके अब गुज़ारा चल रहा है, उसी को हम मीगर बोलते हैं। वेरी स्मॉल और नॉट अमाउंट।
नॉट इनफ, इन केस ऑफ अमाउंट भी बोल सकते हो, या फिर इन केस ऑफ भी जो है किसी भी चीज़ में आप यूज़ करते हो जो कंप्लीट नहीं है। इसी का ही सब मीगर का ही जो है आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, अबंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम पूछा है यहाँ पर स्ट्रेंज का। ओके, सो एंटोनिम है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज जानते हैं, हिंदी अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंज मतलब जिस चीज़ से आपको जो है ना अननोन है, जान पहचान नहीं है, अजनबी है, तो वो चीज़ हो जाएगी स्ट्रेंज आपके लिए। तो पहले हम एस्टोनिश का मीनिंग देखते हैं, एस्टोनिश होता क्या है। यहाँ पर एस्टोनिशिंग जो है वो वर्ब दी है, सो यहाँ हम एस्टोनिश देखते हैं, एस्टोनिश। ठीक है, एस्टोनिश। एस्टोनिश की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल बोल सकते हो, सरप्राइज समबडी वेरी मच, किसी को ना अचानक से जो है ना अचंभे में आ जाना, हिंदी में हम बोलते हैं, या फिर चौंका देना किसी को, सो वही चीज़ होती है एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज समबडी, सरप्राइज समबडी, आपका हो जाएगा सरप्राइज समबडी वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा किसी को सरप्राइज कर देना, इट्स कॉल्ड एस्टोनिश। फॉरन तो फॉरन एंड फैमिलियर एंड अननोन, अब इसमें हमें देखना है क्या है। सो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का हमें एंटोनिम देखना है। स्ट्रेंज क्या होता है, अजनबी होता है ना, अननोन है जो चीज़, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये हमारे पास में जो अननोन है ये तो सिनोनिम हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, फॉरन। फॉरन तो एक अलग चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ना, फॉरन मतलब जो कंट्रीज़ वगैरह के लिए, सो ये फॉरन है। सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, फैमिलियर। स्ट्रेंज मतलब जिससे आप जो है क्या है, अननोन है जो चीज़, तो उसी का ही एंटोनिम हो जाएगा फैमिलियर हमारे पास, है ना। बाकी एंटोनिम फिर पूछा है इन्होंने, मैनिफेस्ट। ओके, सो मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होता है जनाब। देखिए अगर मैं मैनिफेस्ट की बात करूँ यहाँ से ही डायरेक्टली, मैनिफेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट है अपेरेंट, अपेरेंट, अपेरेंट भी समझ में नहीं आया होगा, जो चीज़ क्लियर है। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। मैनिफेस्ट मतलब अपेरेंट और क्लियर है, जो चीज़ आपको बहुत ही ईजिली विजिबल है या फिर नज़र आ रही है आराम से, चाहे बिहेवियर या थिंग्स कुछ भी हो सकता है। अपेरेंट मतलब क्लियर, मैनिफेस्ट भी बोल सकते हो। यहाँ मैनिफेस्ट लिखा है इन्होंने, यहाँ पर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है जनाब, देखिए मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, मैनिफेस्टो तो पार्टीज़ वगैरह है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन होता है जिस पर उनकी इंटेंशंस लिखी होती हैं कि हम ये करेंगे। तो हिंदी में जिसको हम घोषणा पत्र बोलते हैं, कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन होने से पहले जो कुछ की पॉइंट्स लिखती है जिस चीज़ पर, उसी को तो हम मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो ये मैनिफेस्टो ये तो हो नहीं सकता, मैनिफेस्ट का एंटोनिम पूछा है। मैनिफेस्ट क्या बोला मैंने, अपेरेंट और क्लियर, तो ये तो सिनोनिम पूछ हो गया इसका, क्लियर ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है लेटेंट है हमारे पास में एंड ल्यूसिड है। ल्यूसिड एंड लेटेंट क्या है, देखिए जनाब अगर हम ल्यूसिड की बात करें, सो ल्यूसिड जानते हैं क्या होता है। ल्यूसिड स्पेशली वी यूज़ फॉर किसी भी जो भाषण है या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास में है क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत ही ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। दो मीनिंग होते हैं, दूसरा वाला यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है तो हम उसको ही फर्स्ट ही लिखते हैं इसको। ल्यूसिड मतलब क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी भाषण है या फिर जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है। लेटेंट क्या होता है, यही इसका मीनिंग हो जाएगा फिर तो हमारे पास में। अच्छा ये क्लियर है तो क्लियर टू ईजी टू अंडरस्टैंड, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा मैनिफेस्ट का, ये भी नहीं हो सकता मीनिंग। फिर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में लेटेंट। लेटेंट मतलब ये हो जाएगा प्रेजेंट है बट नॉट विजिबल, है ना, जो चीज़ है तो बट विजिबल नहीं है। इसको अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ, प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, नॉट विजिबल क्या है, क्या समझे इस चीज़ से, प्रेजेंट है लेकिन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है आपकी जो है आंखों से, बट नॉट विजिबल, बट नॉट विजिबल। जर्म्स होते हैं ना, है ना, हमारी बॉडी में इतने सारे जर्म्स हैं तो वो क्या हैं तो, लेकिन हमें जो है वो क्या है, शो नहीं हो रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें वो चीज़ें, तो उसी को आप बोल सकते हो प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, मतलब वो चीज़ें क्या हैं हमारे लिए, लेटेंट हैं। उसी चीज़ को आप जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिख जाएंगी, वही चीज़ हो जाएगी आपके पास में। तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास में, यानी कि प्रेजेंट बट नॉट विजिबल एंड ये चीज़ जो है वो अनक्लियर है आपके लिए, मैनिफेस्ट हो जाएगा अपेरेंट एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 है सिनोनिम ऑफ इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, ओके, सो इम्पेडिमेंट से क्या समझे आप। अगर मैं इम्पेडिमेंट की बात करूँ सो यहाँ ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं इसको हम, है ना, ऑब्स्टेकल, ये भी सिनोनिम लिख लीजिए इसका, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल।
क्या समझे इससे ऑब्स्टेकल से? अ, किसी चीज़ में बाधा आ जाना, किसी चीज़ में अड़चन, आप कुछ कर रहे थे, रेजिस्टेंस हुआ, ये ऑब्स्टेकल हुआ, परेशानी आ जाना, तो वही हो जाएगा इम्पेडिमेंट। क्या है यहाँ पर? क्लियर। सिनोनिम पूछा है, क्लियर से तो कोई मतलब नहीं है। इनकैपेबल, बिल्कुल भी नहीं, जो चीज़ कैपेबल नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन, तो इम्पेडिमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। एंड ये भी आपका सिनोनिम है ऑब्स्टेकल, मतलब बाधा आ जाना, किसी चीज़ में अड़चन आ जाना, है ना, परेशानी आ जाना, कुछ काम कर रहे थे आप लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वही इम्पेडिमेंट है। एलिमेंट से क्या समझते हैं आप? एलिमेंट जो है, ये जो वर्ड है आपके पास में, एलिमेंट क्या होता है? सो एलिमेंट कुछ नहीं है, एक इलनेस को बोलते हैं हम। इलनेस जो है बहुत छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इलनेस। इलनेस, कोल्ड है, फीवर है, कफ है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। यहाँ लिख देते हैं हम इलनेस। ठीक है जनाब, सो ये हो जाएगा आपके पास में इलनेस, एलिमेंट। ओके, दैट इज़ नॉट सीरियस, जो चीज़ बीमारी है ना, जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, सो वो हो जाएगा एलिमेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास में, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, क्या समझे इस चीज़ से? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये होता है जनाब आपके पास में ईडियम है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, और इसका मीनिंग होता है इमीडिएटली। यहाँ पर नोट डाउन ज़रूर कर लेना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली, ये हो जाएगा आपका इमीडिएटली। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाया दे रहा, बैड मैनर्स ये भी नहीं है, ड्रॉपिंग अ हैट ये भी नहीं है, अनोइंग समवन नहीं। सो क्या हो जाएगा? एट वंस। एट वंस का मीनिंग भी इमीडिएटली ही होता है, नाउ या फिर तुरंत। ठीक है ना, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इमीडिएटली, या फिर एट वंस का मीनिंग भी हो जाएगा आपके पास में इमीडिएटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। यहाँ बोला है सिनोनिम ऑफ स्प्यूरियस इज। ओके जनाब, स्प्यूरियस से मेरे को बहुत सारे जो है ना वो वर्ड्स याद आ रहे हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में भी आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इसी के सिनोनिम है। देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे क्या है, बोगस। ठीक है, बोगस है, फोनी है, बोगस, फोनी। स्प्यूरियस है आपका, यही ऊपर जो है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस है, काउंटरफीट है, काउंटर, FEIT, काउंटरफीट। इन सब का मीनिंग होता है आपके पास में फॉल्स, या फिर जो चीज़ नॉट जेन्युइन है। जो चीज़ क्या बोलना चाहिए मेरे को? फॉल्स है, या फिर जो है नॉट जेन्युइन, फॉल्स, फर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको हम फर्जी, नॉट जेन्युइन, NUINA। नकली है, जाली है, होता है ना फोर्ज। अच्छा एक वर्ड और है आपका सिमिलरली, ये होता है फोर्ज। इसका भी मीनिंग सेम ही होता है जनाब, ये भी यही है, फॉल्स, नॉट जेन्युइन। होता है ना, फोर्ज पेपर हैं आपके पास में, फर्जी पेपर किसी ने बनवा लिए, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस है, फोर्ज पासपोर्ट होता है। सो उसी में हम यूज़ करते हैं, स्प्यूरियस पासपोर्ट है, फोनी पासपोर्ट, बोगस पासपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हो जो कि फर्जी है, जो कि नकली है। सिग्नेचर भी बहुत जगह पर कर देते हैं ना, तो वही होता है फोर्ज सिग्नेचर, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इसको। सो स्प्यूरियस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, क्या है यहाँ पर? अभी आप समझ गए होंगे क्या है। ऑथेंटिक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो सब सिनोनिम है ना। ऑथेंटिक है, राइट है, प्योर है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी कि झूठा, या फिर फॉल्स, नॉट जेन्युइन, फर्जी है, जो हिंदी में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाई अ ऑफ एक्सपर्ट। ये आपको पता होगा, सिंपल, ये आपका जो है वो है कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन। और नाउन से अगर आपके AMU BLLB की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, अगर नाउन से क्वेश्चन आते हैं, सो कलेक्टिव नाउन से ही क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसको ये फिक्स होता है क्वेश्चन आपके एवरी ईयर आना। इनको बहुत अच्छे से, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से हम कुछ देखते हैं, क्या समझेंगे इससे? देखिए स्टाफ जो है वो, स्टाफ से क्या समझते हैं आप? स्टाफ आप जानते होंगे किसको बोलते हैं हम, स्टाफ। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल द एम्प्लॉय, स्टाफ तो वही होता है ना, ऑल द एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑफ एन कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर होते हैं, उसको ही हम स्टाफ बोलते हैं। कहीं भी हो सकता है, स्कूल में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी कंपनी में है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में कलेक्टिव नाउन होता है। उसके लिए सबको वन बाय वन ना बोलकर स्टाफ बोल देते हैं हम। बैंड क्या होता है? व्हाट इज़ बैंड? देखिए जनाब, बैंड का मीनिंग होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियंस का जो स्मॉल ग्रुप होता है, जो किसी, आपने देखा होगा डांसर्स के पीछे जो जितने भी लोग हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, म्यूजिशियंस, उसको ही हम बैंड बोलते हैं उनको। क्या होता है वो? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन।
बंच क्या हो जाएगा? बंच हिंदी में तो आपको पता ही होगा, गुच्छा होता है ना, बंच किसी भी चीज़ का गुच्छा होता है। सो यही हो जाएगा अ नंबर ऑफ थिंग्स द सेम टाइप। इंग्लिश में अगर इसको ही बोलें, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि सेम टाइप की चीज़ें होती हैं। थिंग्स याद करने के लिए द सेम टाइप, है ना? बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ आपके अंगूरों का बंच होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बंच बोलते हैं। अ नंबर ऑफ थिंग्स द सेम टाइप, जो सेम टाइप की होती हैं गुच्छे में, उसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या होता है? एक्सपर्ट्स का हमेशा पैनल होता है, ये पैनल। सो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड स्टाफ किसका होता है? एम्प्लॉय का स्टाफ होता है। बैंड म्यूजिशियंस का बैंड होता है। और जो सेम नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं उसका आपका बंच होता है। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन हमारे पास में एक जो है फ्रेज दी है, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस जानते हैं? डाई इन हार्नेस क्या होता है? कोई भी इंसान जो रिटायरमेंट से पहले ही जिसकी डेथ हो जाती है ना, उसको ही हम, उसके लिए फ्रेज होती है डाई इन हार्नेस, है ना? जो भी इंसान कोई काम कर रहा था और एक रिटायरमेंट का टाइम है, और रिटायरमेंट से टाइम से पहले ही वो इंसान अगर उसकी डेथ हो जाए, उसको ही हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस। यहाँ लिखा भी है। ये है डाई इन हार्नेस। यहाँ हो जाएगा टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, बिल्कुल जो है स्टिल इन सर्विस। ठीक है, डाई वाइल इन स्टिल इन सर्विस हमारे पास में। एंड उसके बाद में बिफोर रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 है एडवांस। एडवांस का हमसे सिनोनिम पूछा है। सिंपल, ये तो हर कोई ही बता देगा। एडवांस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो प्रोग्रेस में है, या फिर जो चीज़ जो है काफ़ी ट्रेंड में है, फैंसी में है ना, जो फैशन में है। वो चीज़ हो जाएगी हमारे पास में प्रोग्रेस। सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियोस किसी चीज़ को कम करना। फ्लेक्सिबल जो चीज़ लचीली है। एक्सटेंड मतलब किसी को बढ़ाना। जैसे ये लाइन है, मुझे एक्सटेंड करना है मतलब और बढ़ा देना इसको। एडवांस जो चीज़ प्रोग्रेस में है, जो चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है। एडवांस का सिंपल सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 30 हमने पहले ही करा दिया था, जैसे कि नन ऑफ देम, इसके साथ में भी कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं। ईच है, जैसा कि, है ना, ये सिंगुलर क्या होते हैं? ये आपका एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। ईच है, एवरी है, एंड आपका जो है नीदर है, ईदर होता है, नन है, एनी है। इनको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और अगर जितना मैंने ईच एंड एवरी अभी जो पीछे बताया था, अगर आपने वो भी कर लिया ना, उस कंसेप्ट को समझ लिया, सो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। हमारे पास में ये जो 2020 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें मोर देन आपके 47 क्वेश्चन थे। 15 हमने पहले पार्ट में किए, 15 हम इसमें कर लिए, हमने 30 हो चुके हैं। रिमेनिंग 50 बचे हैं आपके, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आपकी एक वीडियो आ जाएगी, उसमें हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।